नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा, CSIR ने जारी किए वैज्ञानिकों के नाम। विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं ये अवार्ड। क्लोनिंग के पायनियर का हुआ निधन, डॉली भेड़ का क्लोन किया था तैयार। सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का हुआ था प्रयोग। और सऊदी प्रिंस भारत की यात्रा पर, वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट पर सहमति, SPC की बैठक भी हुई संपन्न। चलिए खबरों की शुरुआत करें। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। आमतौर पर यह पुरस्कार 26 सितंबर को CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर घोषित किए जाते थे। 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें जीव विज्ञान के क्षेत्र में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के अश्वनी कुमार, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद के मद्दिका सुब्बा रेड्डी के नाम की घोषणा की गई है। वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अक्काटू बीजू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के देवव्रत मैती शामिल हैं। इसके अलावा पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के विमल मिश्रा के नाम की घोषणा हुई है। साथ ही इंजीनियरिंग साइंसेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के दीप्ति रंजन साहू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रजनीश कुमार के नाम की घोषणा की गई है। वहीं गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अपूर्व खरे और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया के नीरज कयाल का नाम घोषित किया गया है। मेडिकल साइंसेज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता के दीप्यमान गांगुली और भौतिक विज्ञान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अनिंद्य दास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वासुदेव दास गुप्ता के नाम की घोषणा की गई है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान एवं तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ये पुरस्कार विज्ञान में योगदान देने वालों को उनके ही नाम पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के किसी भी नागरिक को जो विज्ञान एवं तकनीक में रिसर्च में कार्यरत हो दिया जाता है। अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है। पुरस्कार के लिए भारत में काम करने वाले OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन भी योग्य हैं। ये पुरस्कार विज्ञान एवं तकनीक की 7 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंस, गणित, मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस शामिल हैं। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें जिस साल पुरस्कार दिया जा रहा है उससे पहले के 5 सालों के योगदान को देखा जाता है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक इयान विल्मट का निधन हो गया है। उन्हें क्लोनिंग के पायोनियर के तौर पर जाना जाता था। उनकी भूमिका डॉली भेड़ के क्लोन को बनाने में अहम रही थी। इयान विल्मट और उनकी टीम की घोषणा ने दुनिया में क्लोनिंग एथिक्स की बहस छेड़ दी थी। शुरुआत में इस क्लोन का नाम 6LL3 रखा गया था। डॉली भेड़ दुनिया में किसी भी मैमल का पहला क्लोन था। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक किसी जानवर, सेल या जीन्स की हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार करते हैं। इस कॉपीड मटेरियल का, जिसका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल की तरह होता है, क्लोन कहा जाता है। डॉली भेड़ का क्लोन तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया था। क्लोनिंग 3 प्रकार की होती है: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जीन्स की कॉपी या DNA के किसी सेगमेंट की कॉपी तैयार की जाती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे एनिमल का क्लोन तैयार किया जाता है। वहीं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तैयार की जाती हैं। ये क्लोनिंग इंसानों में किसी खराब हो चुके टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए की जाती हैं। आपको बता दें कि क्लोनिंग प्राकृतिक तौर पर भी होती है। आइडेंटिकल ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग का ही उदाहरण है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न पूछा गया था, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है? जैव डिंबनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, रोगमुक्त जीवों का उत्पादन। सही जवाब है इसका विकल्प C यानी जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। आइए देखें आगे बढ़ने से पहले
एक बड़ी और नई सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने अब 2025 के लिए लॉन्ग टर्म P2I यानी लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 16 सितंबर से हो जाएगी शाम को 6 बजे। ये बैच हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी, तीनों भाषाओं में है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। भारत में पहले ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। 12 से 15 सितंबर के दौरान होने वाले इस आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका आयोजन FAO की ITP-GRFA यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसकी मेजबानी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। यह आयोजन ITP-GRFA को अपनाए जाने के बाद पहली बार किया जा रहा है। इवेंट का मकसद एग्रो बायोडायवर्सिटी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका को पहचान देना और बढ़ावा देना है। ITP-GRFA का मकसद कृषि और खाद्य के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण और सतत प्रयोग सुनिश्चित करना है। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसे FAO के 31वें सत्र में नवंबर 2001 में साइन किया गया था। यह लागू 29 जून 2004 से हुआ। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह ट्रीटी CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रावधानों के मुताबिक है। आपको बता दें कि CBD जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता है। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये कन्वेंशन लागू 29 दिसंबर 1993 को हुई। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद भारत की स्टेट विजिट पर हैं। G20 सम्मेलन के बाद उनकी ये विजिट शुरू हुई है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी प्रिंस ने इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में हुआ था। भारत ऐसा चौथा देश है जिसके साथ सऊदी ने ये काउंसिल गठित की है। अन्य 3 देशों में UK, फ्रांस और चीन शामिल हैं। हाल की बैठक में दोनों देशों के बीच $50 बिलियन के वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी है। वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के तट पर एक रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाना है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच तकनीक, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे सहयोग के मुद्दों की पहचान की गई है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सब्सक्रिप्शन लॉन्च की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 SGB योजना की दूसरी श्रृंखला है। यह 11 से 15 सितंबर 2023 तक खरीदारी के लिए खुला रहेगा। RBI ने घोषणा की कि सोने के बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपए प्रति ग्राम होगी। इस स्कीम के तहत कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम सोना खरीदा जा सकता है। कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर इंडिया ने भारतीय नौसेना के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU सशस्त्र बलों में ऐसी पहली पहल है जो CNS के शिप फर्स्ट के तहत हैप्पी पर्सनल दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके तहत उबर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा। मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप 2023 की ट्रॉफी को जीत लिया है। मोहन बगान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वां डूरंट कप जीता। इस जीत के साथ ही मोहन बगान सबसे ज्यादा 17 बार डूरंट कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं ईस्ट बंगाल डूरंट कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। इसके नाम कुल 16 खिताब हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शिक्षा, विज्ञान, साहित्य या फिर कला? दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन साल 2019 में किया गया था। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल किए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, जिब्राल्टर जल संधि है
एशिया और यूरोप के बीच, अफ्रीका और यूरोप के बीच, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच, या फिर एशिया और अफ्रीका के बीच? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को चीन के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यूएसए के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को रूस के नेतृत्व में शुरू किया गया है। तो आज के न्यूज़ एट 9 में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।